कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। पर हमारी हिंदुस्तानी फैमिलीज में अगर आप प्यार की बातें करें तो यहाँ लोग प्यार के पहले परिवार के बारे में सोचते हैं। इसलिए कई बार बच्चे अपने माता पिता को सच बता ही नहीं पाते। कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ रागिनी के साथ भी, जिसकी आज शादी है। उसका आज आखिरी दिन है अपने मायके में, पर वो खुश नहीं दिख रही थी। रागिनी की भाभी उसके कमरे में आती है। ये देख रागिनी, ये शादी का जोड़ा कितना सुंदर है ना, तुझ पे बहुत जचेगा। ये ले, पहन ले जल्दी से। ये शादी का जोड़ा नहीं भाभी, मेरी बर्बादी का जोड़ा है। अरे अरे, क्या हो गया तुझे? ऐसे रो क्यों रही है? देख, शादी के पहले ऐसा सबके साथ होता है। अपना घर छोड़ने के ख्याल से ना सब डर जाते हैं। तू परेशान मत हो, रोना बंद कर पहले। भाभी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बोल ना, क्या बात है? भाभी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं अर्नव से प्यार करती हूँ। क्या? ये तू क्या बोल रही है रागिनी? और ये सब तू अभी आज बता रही है, जब तेरी शादी है आज? मैं डर गई थी भाभी, मुझे लगा पता नहीं माँ पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। पर आज जब मेरी शादी हो रही है तब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अर्नव के बिना खुश नहीं रह पाऊंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता। आपको बता दिया तो मेरा मन हल्का हो गया। अरे पर निशा कुछ बोल। अरे रागिनी बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आते ही होंगे। चल चल, पहले नीचे बुआ जी से मिल ले, फिर आकर तैयार हो जा। हाँ जी माँ। सरस्वती और रागिनी के चले जाने के बाद निशा रागिनी की कही हुई बात के बारे में सोचने लगती है। आज रागिनी की शादी है, इतना वक्त भी नहीं कि सबको सच बता के शादी रोक सकूं। ऐसा क्या करूं जिससे मेरे सास ससुर ही रागिनी की शादी तोड़ दें? निशा सोचती है और नीचे चली जाती है, जहां बुआ जी, मौसी जी और कुछ औरतें लड़के वालों के आने का इंतजार कर रही थी। और तभी दरवाजे पर दूल्हे राजा आ जाते हैं और सब औरतें आरती की थाली लेकर उनका स्वागत करने जाती है। आजा निशा, तू भी आजा दूल्हे राजा का स्वागत करने। हाँ हाँ, चलिए बुआ जी। बुआ जी और बाकी कुछ औरतें दूल्हे राजा का स्वागत करने जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि एक लड़का गले में कैमरा लिए दूल्हे राजा को कभी गाल पे हाथ लगाता तो कभी कमर पे। हाय हाय सरस्वती, तेरा होने वाला जमाई तो देख कैसे उस लड़की के साथ चिपक रहा है। अरे सरस्वती, तूने अच्छे से जांच तो की है ना लड़की की? ठीक तो है ना ये? अरे हाँ हाँ, ये तो उसका फोटोग्राफर है, इसलिए वो उसे शायद पोज बता रहा है और कुछ नहीं। हाँ, आजकल तो ऐसे बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं कि शादी के बाद पता चला कि लड़का तो इसी लड़के को प्यार करता था। छी 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 छी, राम 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 राम, कैसा घोर कलयुग है। पर होने वाले जमाई तो ऐसे नहीं है। ये सब बातें मत सोचो, चलो स्वागत करते हैं इनका। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वैसे नहीं है। चलिए चलिए। सारी औरतें आदर्श का स्वागत करके उन्हें अंदर ले आती है, जहाँ उनके लिए कई तरह की मिठाइयाँ और पकवान रखे हुए थे। लीजिए ना दूल्हे राजा, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। नहीं नहीं, मैंने तो काफी खा लिया। मुझे पता चला कि ये फोटोग्राफर आपका खास दोस्त है। हाँ, मेरा खास दोस्त है, इसीलिए तो हर चीज परफेक्ट तरीके से कैप्चर कर रहा है। इसीलिए तो कुछ खा भी नहीं रहे बेचारे। आप खुद ही खिला दीजिए ना उन्हें अपने हाथों से। लीजिए, वरना पूरा दिन काम ही करते रहेंगे बस। अच्छा, लाइए मैं ही खिला देता हूँ। आदर्श अपने दोस्त को हाथ से मिठाई जाकर खिलाता है और बुआ जी और मौसी जी की तेज नजरें उसी पर टिकी हुई थी। देखो तो कैसे हाथ से खिला रहा है, खुद भी तो खा सकता है ना वो। जी जी, हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, शायद हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। छोड़ना इस बात को अब। ठीक है, अब कहती है तो छोड़ देती हूँ, पर हम तो नजर रखेंगे जमाई बाबू पर। बुआ जी और मौसी जी की नजर अब आदर्श पर ही टिकी हुई थी। उन्हें दाल में कुछ काला लग रहा था। तभी आदर्श का दोस्त रमन उसके पास आता है और कहता है,
चल तेरे कुछ सोलो पिक्चर्स ले लेता हूँ, फिर वक्त नहीं मिलेगा। हाँ हाँ चल, कहाँ लेगा? वहाँ कोने में चलते ना, वहाँ का बैकग्राउंड भी साफ है, फोटोज भी अच्छी आएंगी। बुआ जी और मौसी जी पीछे पीछे जाती हैं। हाँ हाँ चल, कोने में चलते हैं, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। चल। हाय राम 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 राम, ये क्या कह रहा है? जमाई जी अकेले में चलो, डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे राम 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 राम। हम तो पहले ही कह रहे थे जीजी दाल में कुछ काला है, आप ही ना मान रही थी। हम कैसे अपनी फूल सी बच्ची की जिंदगी खराब होने दे इसके साथ। अरे पर हमारे पास सबूत भी तो क्या है? अरे सबूत अभी इकट्ठा कर लेते हैं ना हम, चलिए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आपकी शेरवानी पूरी गीली हो गई। आप इसे साफ कर लीजिए, मैं आयरन करके इसे सुखा देती हूँ। मैं अब भी ले आती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ये शेरवानी के बटन नहीं खुल रहा। ला मैं मदद कर देता हूँ। पीछे से बुआ जी, मौसी जी और रागिनी के माता पिता भी आ जाते हैं। देख लीजिए, हम ना कहते थे ये लड़का सही नहीं है। अरे देखो तो बेशर्म कैसे कपड़े उतार रहा है। हम जेम्स बॉन्ड से कम थोड़ी ना है, पकड़े गए ना बेटा। अरे आप ये क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तुम्हें आएगा भी नहीं। चलो जाओ, हम ये शादी तोड़ते हैं। अरे क्या? पर क्यों? क्या किया हमने? हम दोनों तो यहाँ बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चुपचाप वापस लौट जाओ। हम ये शादी तोड़ते हैं, समझे? रागिनी के पिताजी ने लड़के वालों से रिश्ता तोड़ दिया और उन्हें वापस भेज दिया। इतने में निशा वहां आई और उसने अर्नव को सबके सामने अपने भाई का दोस्त बताया और कहा कि ये रागिनी से शादी करने के लिए तैयार है। फिर क्या था, रागिनी जैसे ही नीचे तैयार होकर आई, उसे मंडप में अर्नव बैठा मिला। ये आपने कैसे किया भाभी? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया बुआ जी और मौसी जी ने किया। मैंने तो बस उसमें कुछ मसाला मिलाया था। थैंक यू सो मच भाभी। आज आपने मेरे आखिरी दिन को सबसे यादगार बना दिया। चल पगली, जल्दी जल्दी चल, तेरा दूल्हा तेरा इंतजार कर रहा है। भाभी आपको जितना कहा है उतना ही कीजिए, मेरे मामलों में अपनी मनहूस टांग मत अड़ाया कीजिए। और नहीं तो क्या, कितनी बार कहा है चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा कर, लेकिन नहीं, ये मैडम आ जाती है अपनी भत्ती सी सांवली शक्ल लेकर। मेरे बेटे को तो खा गई, और अब हमारी जो बची कुची खुशियां और इज्जत है उसे भी खा जाने का इरादा है क्या? नहीं माँ जी, पापा जी, उर्वशी, मैं ऐसे क्यों जाऊंगी? वो तो बस उर्वशी की शादी की बात निकली, इसलिए मैं अपनी राय। किसी ने तुम्हारी राय नहीं मांगी है। और वैसे भी मेरी बेटी उर्वशी इतनी सुंदर है, इसके लिए तो लड़कों की लाइन लगी हुई है। रिद्धिमा एक विधवा होती है। उसका पति 2 साल पहले ही उसे इस दुनिया में अकेली छोड़कर चला गया। रिद्धिमा का रंग सांवला होने के कारण उसे हमेशा से ही लोगों के ताने और मजाक वाली बातें सुनने मिलती। रिद्धिमा की ननद उर्वशी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, वो और सास कलावती और ससुर अमिताभ, ये तीनों रिद्धिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उसके साथ एक नौकरानी की तरह सुलूक करते। उर्वशी की शादी की उम्र हो चुकी होती है और आज वो सब इसी चर्चा पर बात कर रहे थे कि उर्वशी किससे शादी करे, क्योंकि उसके पीछे एक नहीं 10 से भी ज्यादा लड़कों की लाइन होती है। नो, ये भी नहीं। ना ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेरा छोटा भाई लग रहा है। इसमें थोड़ी सी बात है। उफ़ो, मम्मी पापा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कैसे समझ में नहीं आ रहा बेटा? तुझे जितने भी फोटोज दिखाए हैं ये सारे रिश्ते खुद से आए हैं, और तो और ये लड़के और इनके परिवार वाले मरे जा रहे हैं तुम्हें अपनी बीवी और बहू बनाने के लिए। अरे लेकिन इनमें से कोई ऐसा भी तो होना चाहिए ना जिस पर मैं भी मरूं। हैंडसम तो है कुछ कुछ, लेकिन हाँ, आइडिया। अब कौन सा आइडिया टपक पड़ा है तेरे इस खुराफाती दिमाग में? उर्वशी उठती है और अपने सर पर दुल्हन की तरह चुनरी ओढ़कर कहती है, मैं अपना स्वयंवर चाहूंगी। क्या? यस,
अपने स्वयंवर में मैं स्वयं चुनूंगी कौन है वो उम्दा और श्रेष्ठ वर जो बनेगा मेरा जीवन साथी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बेटा अच्छा कोई ना, जीती रहो, बस कोई तमाशा खड़ा मत करना। टेंशन ना ले मम्मी और रिद्धिमा भाभी, ऐसी बुरी नज़र से मत घूरो हमें। एक तो पहले ही भाई को हमसे छीन के आपने हमारी खुशियों को आग लगा दी, अब अपनी ननद के स्वयंवर पे नज़र लगाई तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बात तो मैंने तुम्हारे भाई को और इस घर के बेटे को नहीं छीना है, अंकुर की मौत एक फायर एक्सीडेंट में हुई थी। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे स्वयंवर से और शादी से दूर ही रहूंगी। उसी में भलाई है, क्योंकि तुझ जैसी पनौती के अशुभ कदम हर खुशी को दुख में ही बदल सकते हैं। चल जाकर रसोई का काम निपटा। कलावती, उर्वशी और अमिताभ तीनों भी रिद्धिमा के साथ बुरा व्यवहार करते। वहीं अपनी खूबसूरती का घमंड और अकड़ करने वाली उर्वशी अपना स्वयंवर रचाती है। स्वयंवर में सब लड़के होते हैं जो लाइन से खड़े होते हैं और उर्वशी एक सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठती है। तुम सभी नसीब वाले हो जो मैंने इतने लड़कों में से सिर्फ तुम सातों को शॉर्ट लिस्ट किया है, लेकिन तुम सातों को अगर मेरा पतिदेव बनना है और मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना है तो तुम्हें कई सारे चैलेंजेस को मात देना होगा। तो तुम सब तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल तैयार है। जी जी जी, एकदम रेडी। और आपका दिल वाला मैं ही हूँ और आपको दुल्हनिया बनाकर मैं ही ले जाऊंगा। देखते भैया, अगर तू इन्हें दुल्हनिया बनाकर ले जाएगा तो हम क्या बहन बनाकर ले जाएंगे हैं? इन्हें डोली में बिठाकर तो मैं ही ले जाऊंगा। देखते किसमें कितना है दम। वाह, गुड स्पिरिट। सातों लड़के स्वयंवर की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहली चुनौती होती है, तो अब तुम्हें अगर मेरा पति बनना है तो खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ एक नंबर की चटोरी और मैं घर का कोई काम भी नहीं करूँगी। इसलिए चलो, जो बढ़िया से बढ़िया स्वाद वाला खाना बनाएगा वो फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेगा, और जो सबसे घटिया और वाहियात खाना बनाएगा वो सीधा इस स्वयंवर से आउट हो जाएगा। सातों लड़की जी जान लगाकर खाने के पकवान बनाते हैं। बाद में उर्वशी सबका खाना चखती है और फिर तुम तो हलवाई निकले यार, ये जलेबियाँ और रसमलाई तो सॉलिड बनी है। ओके, तो फैसला ये है कि इस राउंड से आउट होते हैं अर्नव और हितेन, क्योंकि उन्होंने सबसे घटिया खाना बनाया है। अर्नव और हितेन चले जाते हैं। इसके बाद दूसरे राउंड में उर्वशी सभी को डांस करने के लिए कहती है। मैं एक पार्टी गर्ल हूँ, मुझे पार्टी करना बहुत पसंद है, तो फिर मेरा पति भी वैसा ही होना चाहिए, फुल ऑन डांस शांस और पार्टी करने वाला। सभी लड़के तरह तरह की स्टाइल में डांस करते हैं उर्वशी का दिल जीतने के लिए। सभी लड़के खूब मेहनत करते हैं। ऐसे कई राउंड्स होते हैं जिसमें कभी उन्हें फैशन शो करना होता है, कभी उर्वशी को ड्राइव पे ले जाना, कभी उर्वशी के लिए तोहफा लाना। उस बीच ऋषभ नाम का एक लड़का उर्वशी की भाभी रिद्धिमा को देख लेता है घर के बाहर से रसोई की खिड़की से, और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें प्रेम हो जाता है। ऋषभ रिद्धिमा के पास जाकर पानी मांगता है। बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? जी अभी देती हूँ। रिद्धिमा उसे पानी देती है और ऐसे ही स्वयंवर के दौरान लगातार वो दोनों रोजाना मिलते और बातें करते, और बातों ही बातों में उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। स्वयंवर के अंतिम फैसले के दिन, तो उर्वशी, तूने किसे चुना है अपना दूल्हा? किसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो बेटो? जिसे मैंने पसंद किया है उसका नाम ऋषभ है। रुकिए, अभी तीनों के सामने डिसीजन सुनाती हूँ। पंडित जी, आप मंत्रों के साथ तैयार रहिए, कोई भूल चूक ना हो, शादी पूरे विधि विधान से ही होनी चाहिए। ठीक है बिटिया। मेरे तीनों फाइनल कंटेस्टेंट्स हाजिर हो। तभी ढोल नगाड़ों के साथ वहाँ तीनों की जगह सिर्फ 2 दूल्हे आते हैं, अपने हाथों में वरमाला लिए। ये क्या, अभिमन्यु और केशव, तुम दोनों ही हो? ऋषभ कहाँ है? मैंने तो उसे ही अपने स्वयंवर का वर चुना है। क्या? तो हम क्या यहाँ अचार डालें? और नहीं तो क्या, खुद को मिस वर्ल्ड समझती है, करती बैठो उस ऋषभ से ही शादी।
अभिमन्यु और केशव गुस्से से वरमाला फेंक कर चले जाते हैं और वहां पर ऋषभ और रिद्धिमा दोनों भी शादीशुदा जोड़े के जैसे गले में वरमाला और एक दूसरे का हाथ थाम कर आते हैं। उर्वशी, कलावती और अमिताभ ये देखकर पूरी तरह भौंचक्का रह जाते हैं। ये क्या ऋषभ, तुमने इस विधवा औरत से, मेरी भाभी से शादी कर ली? अरे ये सांवली पनौती है, इसमें तुमने क्या देखा? बड़ी मुश्किल से मुझे किसी लड़के पर प्यार आया था और वो थे तुम, और तुमने ये। चुप, एकदम चुप। आप तीनों ने इनके साथ बहुत बदसलूकी की है। अब और नहीं। मैं आया तो था तुमसे रिश्ता जोड़ने, लेकिन मेरा दिल कहीं और चला गया और मैंने अपने जीवन का सबसे बेस्ट फैसला लिया है रिद्धिमा जी से शादी करके। ये सावली हैं, विधवा हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकती और अपने आप को खुश रखने का एक और मौका नहीं दे सकती। तुम खूबसूरत तो हो उर्वशी, लेकिन बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा अंदर की खूबसूरती देखनी चाहिए। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे घमंड और अकड़ के कारण हुआ। मैं रिद्धिमा जी से बहुत प्यार करता हूँ और अब ये मेरी बीवी है। इससे कोई हाथ भी लगा के दिखाए, अत्याचार तो बहुत दूर की बात है। रिद्धिमा और ऋषभ दोनों वहां से चले जाते हैं और उर्वशी रोते हुए सर पीटते रह जाती है। ऋषभ रुको तो, तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। अरे वो जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी ऋषभ। इस तरह ननद का स्वयंवर अधूरा ही रह जाता है। उर्वशी के घमंड ने उसे नीचा गिरा दिया और ऋषभ ने सबके खिलाफ जाकर रिद्धिमा से शादी कर ली और उसके साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा।